हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सबों के समक्ष मौजूद हूँ। आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं वह है महात्मा गांधी और महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ सत्याग्रह आंदोलन। न केवल महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किए थे, बल्कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद नमक यात्रा जिसे हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, इसके अलावा असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सभी वो आंदोलन हैं जिनका भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ये सभी जितने भी आंदोलन हैं इनका कहीं ना कहीं हमारे 10th और 12th में सवाल बनते हैं, क्योंकि 10वीं में भी महात्मा गांधी और महात्मा गांधी से जुड़े हुए आंदोलन के विषय में जिक्र किया गया है इतिहास में, और 12th में भी इसका जिक्र किया गया। अब इससे जो अलग अलग सवाल बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं, जैसे कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, सत्याग्रह के कितने रूप थे, सत्याग्रह का अर्थ क्या है, मीनिंग पूछा जाएगा। चंपारण में भी सत्याग्रह होता है तो चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, और फिर असहयोग के लिए जो है सत्याग्रह, रौलट सत्याग्रह, ये सारे सत्याग्रह जो है वह सभी बनते हैं सवाल। इसके अलावा जो नमक यात्रा होता है ये असहयोग आंदोलन का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं आगे का आंदोलन का एक रूप है, और आगे चल के असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल जाता है। तो नमक यात्रा और दांडी मार्च उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जैसे कि नमक यात्रा कब शुरू हुआ और दांडी मार्च में कितनी महिलाएं थे, ये सारे सवाल। और साथ ही साथ जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, ये भी महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल जो परीक्षाओं में बनते हैं, आप इस पूरे वीडियो को देख करके इन्हीं सभी सवालों का जवाब दे सकेंगे और आपको महात्मा गांधी से जुड़े हुए सारे आंदोलन बेहतर तरीके से समझ में आएंगे इस पूरे वीडियो से मदद से। मैंने इस वीडियो को इस तरह से अरेंज किया ताकि आपको न केवल चैप्टर समझ में आएगा बल्कि सारे क्वेश्चंस के आंसर भी इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं ये वीडियो आप सबों के लिए लेकर आया हूँ। तो फॉलो कर सकते हैं आप मुझे विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया पर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इनमें से टेलीग्राम पर मैं बीच बीच में कोई ना कोई पीडीएफ जो है अपडेट करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम में अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिलेगा, और किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनल सवाल के अलावा अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का सुधार, कोई कमेंट या कोई परिवर्तन चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब आइए महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो अलग अलग आंदोलन है, जैसे कि महात्मा गांधी ने साल 1917 से लेकर के 1918 तक आंदोलन की शुरुआत किए थे, और इसमें उनका जो मुद्दा था मुख्य रूप से किसानों से जुड़ा हुआ था, मजदूरों से जुड़ा हुआ था। और किसान और मजदूर जो थे उनका दमन किया जा रहा था। दमन का मतलब इन्हें सताया जा रहा था, इन्हें परेशान किया जा रहा था, और इन्हीं के विरोध में महात्मा गांधी ने आंदोलन किए थे। तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी की जो शुरुआती आंदोलन थे, महात्मा गांधी ने जो आंदोलन का शुरुआत किए थे वो कब से किए थे, 1917 से 1918 में किए थे। और 1917 और 18 वाला मुद्दा क्या था, इनका मुद्दा था किसान और जो मजदूर है इनको क्या करना है, इनके जो दमन है, इनके जो कह सकते हैं इनके साथ गलत हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाया जा रहा था। नील जो है एक प्रकार का, भाई जो कपड़ों में नील डालते हैं उसके लिए खेती होता है, जबरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा था। और 46 प्रकार के अवैध प्रकार के टैक्स ले आया रहा था। अवैध टैक्स एक तरह का कर होता है, मतलब कि आपको जो है सरकार को देना होता है। तो सरकार जो है जो किसान है, जो मजदूर है, उससे फाजुल में टैक्स लेते थे। तो इन सभी टैक्स से छुटकारा दिलाने के लिए गांधी जी ने ये सारे आंदोलन किए। अब गांधी जी की क्या भूमिका रही, और गांधी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो गांधी जी ने उनके दखल से आंदोलन को ताकत मिली। इससे पहले भी तो आंदोलन हो रहे थे, लेकिन जब गांधी जी ने दखल दिया, गांधी जी दखल देने का मतलब गांधी जी ने जब अपना सहयोग बढ़ाया तो जो आंदोलन था वो थोड़ा तेज हो गया, इसको ताकत मिल गया। और गांधी जी ने अंग्रेजी अधिकारियों से संवाद किया, बात किया। इससे पहले लोग आंदोलन तो कर रहे थे लेकिन अंग्रेजी अधिकारियों से कोई बात नहीं कर रहे थे, और किसानों के बयान दर्ज किए, किसान जो कहना चाहते थे, और कानून की जांच की, बोला कि कानून इसमें जो अवैध तरीका हो रहा है प्लीज इसका जांच किया जाए। और इस तरह से महात्मा गांधी बिना लड़ाई करे सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन को बहुत ही अच्छे तरीके से ले आए। और साथ ही 1 महीने में जांच की कमेटी भी बैठा दिया गया, चाहे वो चंपारण की बात हो या फिर कहीं और अवैध तरीके से कोई भी काम हो रहा हो। तो इस तरह हम समझते हैं कि महात्मा गांधी का आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अब आइए इसी को शुरुआत से समझते हैं। तो सबसे पहले आइए महात्मा गांधी का थोड़ा सा जीवन परिचय आपके लिए दे देता हूँ। तो महात्मा गांधी का नाम हम सभी जानते हैं, इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी।
ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कभी कभी आप लोग एम के गांधी भी लिखा हुआ देख सकते हैं। तो एम मतलब मोहनदास और के मतलब करमचंद्र गांधी। इनके पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी था और इनके माताजी का नाम पुतली बाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे महात्मा गांधी और ये इनकी माता है पुतली बाई और ये इनके पिताजी करमचंद्र गांधी। अब इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को होता है। स्थान किस स्थान पर होता है? गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में होता है। राष्ट्रीयता सभी जानते हैं भारत के नागरिक हैं और इन्होंने बैरिस्टर तक की शिक्षा लिए थे। तो ये एक तरह का जो है वकालत की शिक्षा है और एक वकालत भी किए थे। आगे चल के दक्षिण अफ्रीका भी गए थे वकालत करने के लिए और वहां पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किए थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी या फिर हम लोग कस्तूरबा मंखानजी कपाड़िया भी कहते हैं और शॉर्टकट में हम इन्हें कस्तूरबा गांधी कहते हैं। क्या इनके संतान थे? हाँ, गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। अब इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो जाती है और देश के आजादी दिलाते दिलाते शहीद हो जाते हैं। अब ये तो इनका थोड़ा सा जीवन परिचय हो गया। तो महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को होता है और 1869 को पोरबंदर में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और ये कौन थे? अगर आप ये पूछते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे, तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने बहुत योगदान दिया था हमारे देश की आज़ादी के लिए। बाद में स्वतंत्रता सेनानी इतना ज़्यादा योगदान दिया, इतना ज़्यादा त्याग दिया कि अभी हम इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता। तो वर्तमान में तो हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन इसके पहले वो बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे, राजनेता थे, समाज में बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, तो सामाजिक कार्यकर्ता थे और इन्होंने किताबें भी लिखे हैं। तो एक तरह के इन्होंने ये एक प्रकार के लेखक थे और इनकी जो बोलने की क्षमता इतनी बढ़िया थी कि इन्होंने ब्रिटिश समाज के विरुद्ध भारत के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। और इनका मुख्य हथियार क्या था? सत्याग्रह। लेकिन अंत में जाकर के इन्होंने भी सत्याग्रह का रास्ता त्याग कर जो है पूरा हिंसा का तरीका अपना लिया था। पहले तो ये अहिंसा करते थे, लेकिन 1942 में बोला अब हमें हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हमें आजादी मिलेगी। सबसे पहले सत्याग्रह से शुरुआत करते हैं और हम पहले ही आपको बता देते हैं कि सत्याग्रह सबसे पहले भारत में नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लड़े थे। तो दक्षिण अफ्रीका में 1839 से लेकर के 1915 तक, सॉरी माफ कीजिए 1893 से लेकर के 1915 तक ये वो समय है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किए थे। तो इस समय वहां पर क्या हो रहा था? इस समय वहां पर हो रहा था नस्लवाद। नस्लवाद का मतलब क्या होता है? मतलब दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर, केवल रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। अब ये जो रंग के आधार पर भेदभाव होता है ये समाज के लिए सबसे खराब था और इसलिए महात्मा गांधी ने वहां पर एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया। तो वे जो आंदोलन उन्होंने किया, उस आंदोलन में उन्होंने ये नहीं बोला कि हम हिंसा करेंगे। हिंसा का मतलब लड़ाई मारपीट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बल्कि हमें अहिंसा का सहारा लेना है। और अहिंसा का मतलब होता है हमें केवल सच का साथ देना है और जो सच्चा होगा वही क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। ऐसा कौन मानते थे? महात्मा गांधी मानते थे। और दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा था? रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था। तो जो काले रंग थे, जिसे अश्वेत कहा जाता था, अश्वेत को बहुत सारे कम अधिकार थे, वह कहीं भी जा नहीं सकते थे। बहुत सारे जगहों में ऐसा था कि वो स्नान तक नहीं कर सकते थे। बहुत सारे जगहों बहुत सारे सामान को वो खरीद नहीं सकते थे। यहाँ तक कि वो जो गोरे लोग होते हैं जिन्हें श्वेत कहा गया था, उन श्वेत के तरह कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। तो इस तरह की जिंदगी बहुत ही बेकार थी और इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने एक आंदोलन छेड़ा था। और इस आंदोलन में उन्होंने केवल सत्याग्रह यानी सत्य की ताकत पर, सत्य की शक्ति पर आग्रह किया और अहिंसा का सहारा लिया। अहिंसा का मतलब होता है मारपीट नहीं करना और इसी मार्ग को क्या कहा गया? सत्याग्रह। तो सत्याग्रह की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवादी सरकार का विरोध किया था। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का विचार का क्या अर्थ है? तो सत्य की शक्ति पर और अहिंसा के साथ सत्य की खोज की आवश्यकता पर क्या करना? बल दिया जाना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। अब सत्याग्रह इतना ज्यादा फेमस है कि पूरे विश्व भर में यानी कि पूरे वर्ल्ड में गांधी जयंती के अवसर पर, गांधी जी का जयंती कब है? 2 अक्टूबर को है। तो 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। ठीक है, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। किस लिए मनाते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी ने केवल अहिंसा का सहारा लेकर के आंदोलन किए थे, इसलिए गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं।
अब गांधी जी का जो तरीका था ये बिल्कुल ही अहिंसा वाला तरीका था और साथ ही साथ गांधीवादी तरीका था। तो अगर कोई गांधी जी के तरीकों पर चल करके, गांधीवादी तरीकों से और अहिंसा के सहारे पर अगर वो क्या करते हैं, कोई सामाजिक कार्य करते हैं, समाज में अच्छे काम करते हैं, आर्थिक कार्य करते हैं, मतलब देश की उन्नति के लिए बेहतर काम करते हैं, और अगर वो राजनीतिक परिवर्तन लाते हैं, यानी समाज में कोई राजनीतिक तरीके से कोई परिवर्तन लाता है, तो ऐसे अच्छे कामों के लिए आज यानी प्रतिवर्ष हर एक साल जो है गांधी शांति पुरस्कार जो है बांटा जाता है या उसको दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है किन लोगों को? जो समाज में अच्छे काम करते हैं, जो आर्थिक क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं। तो तरीका कैसा होना चाहिए? गांधीवादी तरीका होना चाहिए, केवल अहिंसा करके, हिंसा के तरीके से नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वो अवार्ड जो गांधी शांति पुरस्कार कहा जाता है इसे, और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं और इसमें लिखा भी रहता है गांधी पीस प्राइज। ओके, तो ये हो गया गांधी शांति पुरस्कार। अब भारत, महात्मा गांधी जो है अभी तक तो दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटते हैं? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आते हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट आए हैं और अब भारत में भी वो इसी तरीका से क्या करेंगे, हमारे देश में भी जो है असहयोग तरीका से सत्याग्रह के तरीके से आंदोलन शुरुआत करेंगे। चूंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग एक और दिवस मनाते हैं, और वो कौन सा है? प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं, ये आपके मन में सवाल आता होगा। तो इसका जवाब है कि भारत के विकास में प्रवासी, यानी कि भारत का जो विकास होता है उसमें प्रवासी भारतीय समुदाय कौन होते हैं? वैसे लोग जो भारत में प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या तो कोई ऐसे लोग जो किसी दूसरे देश से हमारे देश में प्रवास करके आए हैं। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाना, उसी को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। तो जो प्रवासी भारतीय हैं उनका भी भारत के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो उन्हीं के योगदान को चिन्हित करने के लिए, उनको याद करने के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और ये कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को क्या हुआ था? 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर आए थे, यानी महात्मा गांधी ने भी प्रवास किए थे। अब आइए, महात्मा गांधी भारत जब आ चुके हैं, कब आए हैं? 1915 में। ऐसा कहा जाता है कहानी में कि महात्मा गांधी जब पहली भारत आए तो महात्मा गांधी कहाँ गए? महात्मा गांधी सबसे पहले अपने गुरु से मिले, और इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो इनके कौन थे? गुरुजी थे। और महात्मा गांधी अपने गुरुजी से मिलते हैं और गुरुजी से सलाह लेते हैं कि हमने तो अफ्रीका में इस तरीके से, क्योंकि उनको पता चला कि भारत में भी समस्याएं हैं, भारत जो है अभी गुलाम है और इन्हें हमें आज़ादी दिलाना है। तो महात्मा गांधी पहले मिलते हैं अपने गुरुजी से और गुरुजी इनको सलाह देते हैं कि पहले आप एक काम करो, भारत का भ्रमण करो, और भारत का भ्रमण करने के बाद देखो कि मेन समस्याएं, जड़ समस्याएं क्या हैं। तो महात्मा गांधी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और भारत भ्रमण के बाद उनको पता चलता है कि भारत में जो समस्याएं हैं वो किसानों के पास है, मजदूरों के पास है। पहले इनको छुटकारा दिला जाए तभी हमें आज़ादी मिलेगी, क्योंकि अगर किसान और मजदूर अपनी समस्याओं में जूझते रहेंगे तो वो कभी भी आज़ादी के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो इसीलिए पहले उनकी समस्याओं को खत्म किया जाए ताकि उनको भरोसा मिले, नहीं हम उनके साथ हैं तो वो क्या करेंगे? हमारा साथ देंगे। तो महात्मा गांधी पहले आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी को पता था, उनका मानना था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए और अगर भारत के लोगों को एकजुट करना है तो किस तरीके से? अहिंसा का धर्म यानी अहिंसा का मार्ग अपना करके भारत के लोगों को एकजुट किया जा सकता है। और इसी का सहारा लेते हुए महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए। सबसे पहले 1917 में और फिर 1918 में। 1917 में महात्मा गांधी 2 आंदोलन करते हैं। पहला जो 1917 का आंदोलन होता है वह होता है चंपारण में। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में मौजूद है चंपारण। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चंपारण है और ये पूरा भारत के मैप में यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार है। तो महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, वहां पर किसानों का साथ देते हैं, किसानों को पहले एकजुट करते हैं और किसानों को बोलते हैं कि आप सत्याग्रह कीजिए, आंदोलन कीजिए कि जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा तब तक हम क्या करेंगे? अनाज नहीं उगाएंगे। जब तक आप हमारी बातों को नहीं मानेगा तब तक हम टैक्स नहीं देंगे, कर नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ पर करते हैं? वो चंपारण में करते हैं। चंपारण बिहार का ही एक जिला है। तो जब चंपारण में वो आंदोलन करते, कब करते? 1917 में। अब इनके साथ हुआ क्या था?
तो देखिए जो बिहार के लोग थे, बिहार के जो किसान थे, उनसे नील की खेती करने के लिए कहा जाता था, और वह भी बहुत ही दमनकारी प्रणाली से। तो दमनकारी प्रणाली का मतलब होता है बहुत ज्यादा दमन करना, परेशान करना, मारना, पीटना। ये जो है दमन का तरीका। मतलब अगर आप नील की खेती नहीं कीजिएगा तो हम आपका टैक्स बढ़ा देंगे, आपके परिवार को जेल में डाल देंगे, पीटा जाता था। तो ये बहुत ज्यादा दमन करते थे और उस तरीके से वो नील का खेती करवाते थे। नील तो आपको पता है कपड़ों में देने वाले नील। अब सवाल आता है कि आखिरकार किसान नील की खेती करना क्यों नहीं चाहते थे। तो इसका तो सबसे पहला कारण ये है कि अगर एक छोटा सा खेत है और इस खेत में अगर नील लगा देगा तो अनाज कहाँ से आएगा। तो पहली समस्या थी कि उसके पास अनाज उगाने के लिए खेत नहीं थे, इसीलिए किसान जो थे वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि एक बार हम नील की खेती कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, नील की खेती को काट के फिर से तो हम दूसरा फसल लगा सकते हैं। तो ये एक बात ये समझिए, नील की खेती जब होती है उसी समय दूसरे फसल भी उगाए जाते हैं, और अगर आप कम समय में इसे तैयार करके जल्दी पहले लगा करके इसको तैयार भी कर लेते हैं तो नील का जो जड़ होता है वो इतना ज्यादा अंदर तक चला जाता है कि उससे वो जो है निकलता नहीं है जल्दी, और जब नहीं निकलता है तो दूसरा जो फसल लगाते हैं वह फसल बहुत ही कम उगता है। और इसी कारण से जो किसान थे वो इसका खेती नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए 1917 में महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आंदोलन किए थे। और ये कौन सा आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन। तो पहले आपको समझ में आ गया 1917 का सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में, वह भी किस लिए, किसानों के लिए। और किसान के लिए किस लिए, क्योंकि किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, और साथ ही साथ नील की खेती अंग्रेज जो थे वो बहुत ही दमनकारी प्रणाली से करवाते थे। इन्हीं के विरोध में पहला आंदोलन हुआ था। अब आइए दूसरे आंदोलन पर चर्चा करते हैं। 1917 का है, 1917 में ये होता है, लेकिन ये बिहार में नहीं होता है बल्कि गुजरात में होता है। तो गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है खेड़ा जिला। तो आप मैप में देखिए, ये जो मैप आपको दिख रहा है ये गुजरात का मैप है। यहाँ पर आप भारत के मानचित्र में गुजरात देख सकते हैं, और इसमें एक जिला है जिसका नाम है खेड़ा जिला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा खेड़ा जिला। तो उम्मीद है आपको खेड़ा जिला समझ में आ गया कहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ के जो किसान थे, इन किसान को समर्थन करना था। समर्थन का मतलब सहयोग करना था। अब इनके साथ क्या हुआ था जरा देखिए, 1917 वाला भी किसान आंदोलन था, लेकिन यहाँ पर जो था किसी कारणवश फसल बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और दूसरा जो था कि यहाँ पर एक बीमारी भी फैल गया था जिसको बोलते थे प्लेग। ये जो प्लेग महामारी है ना, इससे जानवर जो है वो मर जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक उस समय का बीमारी था। तो प्लेग जो है वो जानवरों में फैलने वाला एक बीमारी है, और इससे जानवर जो थे वो मर जाते थे। तो इन दोनों ही कारणों से किसानों के पास कुछ भी पैसे नहीं थे ताकि वो राजस्व का भुगतान कर सके। राजस्व का मतलब होता है टैक्स वगैरह का भुगतान कर सके, और इसीलिए किसान चाहते थे कि उसको क्या मिले, थोड़ी सी छूट दी जाए। यानी कि उसकी जो मांग है यही थी कि थोड़ा सा छूट दिया जाए ताकि उसको टैक्स, ये नहीं बोल रहे थे कि पूरा का पूरा राजस्व माफ कर दिया जाए, आप उसमें थोड़ा छूट दिया जाए। जैसे मान लेते कि पहले 20 रुपया का डिमांड कर रहे थे, तो अभी आप 8 रुपया का डिमांड कीजिए, या तो आप हमसे 10 रुपया का डिमांड कीजिए, तो ये हो गया छूट। ऐसा नहीं बोल रहे थे कि पूरे माफ कर दीजिए। तो इसके खिलाफ भी 1917 में महात्मा गांधी कहाँ पर करते हैं, खेड़ा जिला में आंदोलन किए थे। तो इस तरह से दो आंदोलन हो गया, पहला 1917 में चंपारण और दूसरा है 1917 खेड़ा जिला गुजरात। और चंपारण कहाँ है, बिहार में मौजूद है। और दोनों में किसानों के लिए था, एक में नील की खेती के लिए, दूसरा था छूट के लिए। तीसरा आंदोलन 1918 में करते हैं कपास के लिए, कपास मिल श्रमिकों के लिए। तो यहाँ पर ये मजदूरों के लिए हो जाता है। तो ये भी जो है आपका अहमदाबाद गुजरात में ही मौजूद है, गुजरात का ही एक जिला है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में सत्याग्रह करते हैं, किस लिए, क्योंकि जो कपास मिल में काम करने वाले श्रमिक थे, इससे 20-20 घंटा, 18-18 घंटा, 15-15 घंटा काम लिया जा रहा है, और मजदूरी के नाम पर कम दिया जा रहा है। यानी जितना काम लिया जा रहा है उससे कम मजदूरी दिया जा रहा था। इससे जो थे वहाँ के किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और इसीलिए किसान चाहते थे कि इनकी मजदूरी बढ़ाई जाए या तो काम की पाली को कम किया जाए। और इसके खिलाफ 1918 में अहमदाबाद में एक आंदोलन होता है। तो कितने आंदोलन हो गए, 3 आंदोलन। 1918 का कहाँ हुआ था, वह भी अहमदाबाद हुआ था, गुजरात में। क्या लगता है अंग्रेज कुछ कदम नहीं उठाएंगे? जी हाँ, अब अंग्रेजों को लगने लगा कि भारत में बहुत ज्यादा आंदोलन होने लगे, तो अंग्रेजों ने 1919 में एक कानून लाया, और इस कानून को कहा गया रॉलेट एक्ट। तो ये रॉलेट एक्ट क्या था, 1919 के विरुद्ध एक राष्ट्रवादी व्यापी संघर्ष जो है सत्याग्रह शुरू हुआ ये रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो रॉलेट एक्ट है क्या, पहले आपको ये बता देते हैं। इस अधिनियम का मतलब होता है कानून। ये जो रॉलेट एक्ट है ना, एक्ट का मतलब ये होता है कानून। एक्ट इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी होता है कानून। तो एक्ट का हिंदी क्या होता है, कानून होता है, और यहाँ पर वही लिखा है। इस अधिनियम के तहत जो सरकार है, किसकी सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वह क्या कर रही थी, जो भी राजनीतिक गतिविधियां कर रही है। राजनीतिक गतिविधियों का मतलब क्या होता है, आंदोलन करना,
जो सरकार का विरोध करना, ये सारी चीजें आंदोलन। इसको दबाने के लिए, मतलब इसको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए उच्च शक्तियां, मतलब ज्यादा पावर दिया गया। और साथ ही साथ जो 2 वर्ष तक है, जो 2 वर्ष तक उनको क्या किया जाएगा, जेल में रखा जाएगा। और किसी भी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। यानी कि कोई भी राजनीतिक कैदी जो आंदोलन कर रहा है, भड़क रहा है, उसको पकड़ के 2 साल तक कभी भी जेल में डाला जा सकता है। अब अगर इनको 2 साल डाल दिया जाएगा, तो इसीलिए रॉलेट एक्ट को भारतीय नागरिक ने काला कानून कहा। काला कानून किस लिए कहा? क्योंकि इसमें किसी को भी पकड़ करके, एक तो ये रॉलेट एक्ट इतना खराब था कि इसमें कोई भी अपील और दलील नहीं कर सकते। अपील और दलील का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं आपको सरकार पकड़ती है, माफ कीजिए, पुलिस पकड़ती है, तो पुलिस को आप बोलेगा ना, आप हमको क्यों पकड़ रहे हैं, क्या कारण है, आप बताइए हमको। और अगर आप कहते हैं कि हमने गलती किया, तो हम अभी सिद्ध करके दिखाते हैं कि हम गलती नहीं किए हैं, तो वो सारे चीजें आप नहीं कर सकते थे। कोई आपको पावर नहीं है ये सारा चीजें करने का। इसी को कहते हैं अपील दलील। यानी कि अगर आपको एक बार पकड़ लिया तो आपको 2 साल तक जेल में रहना ही पड़ेगा। इसीलिए भारत के लोगों ने इसे काला कानून कहा, इसका विरोध भी किया था। और इस कानून के विरोध में लोगों ने जो है सत्याग्रह आंदोलन किया। लेकिन जिसमें ही एक घटना होती है जिसे कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो ये होता क्या है, एक तरह से आप ये समझिए, पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जिसका नाम है जालियांवाला बाग। ठीक है, ये एक तरह का मैदान है, यहाँ पर मेला लगता है बैसाखी के दिन में। तो उधर आंदोलन चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है भारत के बाहर में। और यहाँ पर जितने भी लोग मेला में आए हैं उनको कुछ भी नहीं पता है कि आंदोलन कैसे करना नहीं करना है। और अब बाहर में क्या लगा देते हैं, बाहर में जितना भी जगह आंदोलन चल रहा था वहां पर जो है जितना भी पावर है वो सेना के पास चल जाता है। क्योंकि अब जो है पूरे देश में मार्शल लॉ लग गया था। तो मार्शल लॉ कुछ नहीं होता है, मार्शल लॉ में क्या होता है कि जो पूरा शक्ति है वो किसके पास चला जाता है, वो चला जाता है सेना के पास। ये बहुत ही खतरनाक कानून है। इसके तहत कोई भी सेना किसी को भी मार सकती है, गिरफ्तार कर सकती है जब मार्शल लॉ देश में लागू हो जाता है। तो जितना भी लोग जालियांवाला बाग में आया था उसको कुछ भी नहीं पता था कि मार्शल लॉ कहाँ पर लागू हुआ है, नहीं हुआ है। ये लोग मिजाज में जगह जमा हो गए थे। और मार्शल लॉ में ये कानून भी कहता है कि आप बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि 4 से 5 आदमी भी एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर जालियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग आ गए थे। तो वहां पर जनरल डायर आते हैं, जनरल डायर वो उसमें जनरल के सेना के जो थे हेड थे वो आते हैं और धनाधन गोलियां चला देते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का जान से हाथ धोना पड़ता है, यानी बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को बहुत ही दर्दनाक घटना होती है और पूरी तरफ से हिंसा फैल जाता है। तो हिंसा को फैलते देख, इतना ज्यादा हिंसा फैल जाता है, मारकाट फैल जाता है। चूंकि अंग्रेजों ने मारा तो भारत के लोग भी उतारू हो जाते हैं मारने के लिए। तो चूंकि अब हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी हिंसा नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया। तो आंदोलन जो था वो उन्होंने बंद कर दिया। 18 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने इसे बंद कर दिया। तो ये आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन था इसे कब वापस लिया या कब बंद कर दिया, तो इसका कारण है 18 अप्रैल 1919 को बंद कर दिया। कारण क्या था? कारण था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, जिससे कि बहुत सारे लोगों की डेथ होने से लोग हिंसा में उतर आए और इसी कारण महात्मा गांधी ने इस पूरे आंदोलन को वापस ले लिया। अब एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है इससे भी एक अलग स्पेशल सवाल बनता है परीक्षाओं में। जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की डेथ हो गई, कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, कारण पूरा डिटेल में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड एक अलग टॉपिक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, आपको एक स्पेशल वीडियो अलग से लाएंगे। कैसे लोग वहां पर भागने लगे और डर के मारे वहां पर मौजूद कुओं में कूदने लगे। वो जो कुआं आप ब्लॉगिंग वगैरह का वीडियोज में देख सकते हैं, दिखाया गया है। तो उस कुएं में गिरने के चलते वहां पर और ज्यादा मौत हो गया। और क्या कारण था कि वहां पर सबसे ज्यादा बच्चे, बूढ़े और औरतों की डेथ हुई थी। तो ये सारी चीजें जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक स्पेशल वीडियो में हम आपको कवर अप करेंगे और उससे रिलेटेड सवाल भी आपको बता देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कुछ अभी वर्तमान में इस प्रकार से दिखता है और यहाँ पर लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के खत्म होने से उसके बाद महात्मा गांधी एक दूसरा तरीका अपनाते हैं और वह है असहयोग आंदोलन। और असहयोग का तरीका जो है 1920 में शुरू होता है और 1922 तक चलता है। तो आइए कहानी समझते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, तो आप देख सकते हैं पूरे मानचित्र में यहाँ पर जो है कोलकाता है। कोलकाता वर्तमान में भारत के पश्चिम बंगाल में मौजूद है, उसकी राजधानी है। तो यहाँ पर जो है सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है
और उन्होंने, अधिवेशन का मतलब कुछ नहीं होता बल्कि जो सभी जो कांग्रेस के नेता होते हैं वो आपस में मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, अधिवेशन कहा जाता है। मतलब कि कांग्रेस के जो अच्छे अच्छे नेता सभी हैं वे सभी मिलेंगे और एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे अंग्रेजों को भगाना है। तो वो सभी जो नेता है और उन्होंने अन्य नेताओं को खिलाफत और स्वराज के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त कराया। सबको मिला और सबको बोला कि अब हम सत्याग्रह का तरीका छोड़ रहे हैं और अब हम लोग एक दूसरा आंदोलन का शुरुआत करेंगे और वह तरीका है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन क्या होता है? असहयोग का मतलब पहला होता है सहयोग और सहयोग का उल्टा होता है असहयोग। असहयोग का मतलब होता है साथ नहीं देना, साथ नहीं देना। देखिए महात्मा गांधी जो थे ना, उन्होंने एक किताब लिखा था, तो उस किताब में उन्होंने बोला था, उस किताब का नाम था हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। तो ये जो किताब है, उन्होंने बोला कि अगर अंग्रेजों का हम साथ नहीं देंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि साल भर के भीतर, ठीक है, उन्होंने इस किताब में लिखा था कि अगर हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे तो साल भर के भीतर अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर है क्योंकि हम उसका साथ दे रहे हैं, हम उसके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम उसके लिए सामान बना रहे हैं, हम उसके घर में जाके काम कर रहे हैं, हम उनके स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अगर हम उनको साथ देना छोड़ देंगे तो अंग्रेज को खुद ब खुद यहाँ से जाना पड़ जाएगा और अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और इसीलिए महात्मा गांधी का मानना था कि हमें जो है असहयोग आंदोलन का शुरुआत करना था। कब बोला था? सितंबर 1920 में बोला गया था, सितंबर 1920 में। और दिसंबर 1920 आते आते नागपुर में एक और अधिवेशन होता है। नागपुर कहाँ आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है नागपुर, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में आता है। तो नागपुर में एक अधिवेशन होता है, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में, ठीक है, सॉरी, महाराष्ट्र में अधिवेशन होता है। और यहाँ से असहयोग कार्यक्रम को अंगीकृत या अंगीकार किया गया। इसका मतलब है कि लोगों ने असहयोग आंदोलन को अपनाया और बोला हाँ हम असहयोग आंदोलन करेंगे, और असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। असहयोग में कुछ नहीं करना था, बल्कि आपको अंग्रेजों का साथ नहीं देना था। गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने, यहाँ तक कि जितने भी क्षेत्र थे सभी ने जो है साथ देना छोड़ दिया, और साथ देना छोड़ दिया। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने क्या किया, स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया। लेकिन इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे कि मान लेते हैं कि आप अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाइएगा तो कहाँ जाइएगा, क्योंकि भारत के पास उतना स्कूल उस समय था नहीं। तो अंत में कोई ऑप्शन नहीं बचा, मजदूर बेरोजगार हो गए, और बेरोजगारी के बाद उनके पास आमदनी नहीं रही, और आमदनी नहीं रही तो लोगों के पास खाने पीने की समस्या हो गई। अंग्रेज का क्या है, अंग्रेज तो अगर भारत में नहीं मिलेगा तो अंग्रेजों ने उस समय बहुत सारे देशों को गुलाम बना के रखा था, वहां से उसके पास पैसे आ रहे थे, वहां से वो खा सकते थे। लेकिन हमारे भारत के लोगों के पास समस्याएं बढ़ती चली गई, और अंत में भारत के लोगों ने असहयोग को रास्ता छोड़ दिया और अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने साथ देना छोड़ने का जो बात था वो ज्यादा दिन तक नहीं टिका पाया। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है 1922 में, फरवरी का 1922 में चोरी चौरा कांड हो जाता है। चोरी चौरा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, और यहाँ पर जो था क्या होता है आपको बताते हैं। यहाँ पर पुलिस स्टेशन था, लोग जो थे उग्र हो गए। महात्मा गांधी कैसा तरीका अपनाते हैं, अहिंसा वाला तरीका अपनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पुलिस स्टेशन पर आग लगा दिया लोगों ने। उन लोगों को लगने लगा कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रहा है, और सभी लोग, बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा हुए, पुलिस और नागरिक आमने सामने हो गया, और उन्होंने इतना गुस्सा हुआ लोगों ने कि लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। पुलिस स्टेशन में कहा जाता है कि 40 पुलिसकर्मी थे, इन सब की वहीं पर जल के मौत हो गई। और इन सभी चीजों से महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा कि सभी लोग किस में आ गए, हिंसा में आ गए। और महात्मा गांधी कभी भी हिंसा नहीं चाहते थे, और फिर से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? 1922 में। तो महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन किया, पहला जो आंदोलन था वो था रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट जो है उसको वापस ले लिया। अब महात्मा गांधी ने शुरू किए थे असहयोग आंदोलन, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को भी फरवरी 1922 में वापस ले लिया। अब महात्मा गांधी क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है चोरा चोरी कांड का घटना। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिया जाता है। तो ये कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश, एकदम जिस जैसे यहाँ पर चोरा चोरी क्षेत्र है तो उत्तर प्रदेश के बिल्कुल ऊपरी हिस्सों में है। और यहाँ पर जो है चोरी चोरा के स्थान पर क्या किया था, घटना क्या था, देख सकते हैं यहाँ नागरिक है, और यहाँ पर ही पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया जाता है। अब आइए, जो दूसरा तरीका अपनाया जाता है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, इन सभी आंदोलनों के बाद महात्मा गांधी ने यह तरीका अपनाया
कि अब हम क्या करेंगे, सविनय करेंगे। सविनय का मतलब होता है सविनय, मतलब कि सविनय का मतलब होता है आदर पूर्वक, आदर के साथ, आदर के साथ, आदर के साथ। और अवज्ञा का मतलब होता है पालन नहीं करना, मतलब बात नहीं मानना, मतलब नियम को तोड़ना। अब महात्मा गांधी नियम को तोड़ने जा रहे थे। जितने भी रूल नियम किसने बनाए थे, अंग्रेजों ने बनाए थे, उन सभी नियम को, अंग्रेज के द्वारा बनाए गए नियम को महात्मा गांधी अब तोड़ने जा रहे थे। उस समय अब तक महात्मा गांधी अंग्रेजों के नियम को पालते थे, पालन करते थे और केवल सत्याग्रह का रास्ता अपनाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे महात्मा गांधी अंग्रेजों के नियम को तोड़ने की बात किए। उस समय हमारे देश के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा। जब नमक सत्याग्रह चल रहा है तो महात्मा गांधी जो था वो अपनी 11 को मांग रखा अंग्रेजों के सामने कि अगर आप हमारी इस 11 मांग को रख दीजिएगा, जिसमें एक मांग था नमक कर को समाप्त कर दीजिए, नमक में जो टैक्स लग रहा है उसको क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। लेकिन इस 11 मांग को अंग्रेजों ने नहीं माना, यहाँ तक कि लॉर्ड इरविन ने भी नहीं माना। और अंग्रेज महात्मा गांधी बोल दिए थे अगर आप इस 11 मांग को नहीं मानिएगा तो हम तो आंदोलन कर देंगे और देश के सभी लोगों को बोलेंगे कि नियम कानून तोड़ो, अंग्रेजों के नियम कानून को मानने का कोई जरूरत नहीं है। बट लॉर्ड इरविन गांधी जी की एक बात नहीं सुने और इनके नियम कानून को अब गांधी जी ने तोड़ना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले गांधी जी ने नमक के नियम कानून को तोड़ना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने नमक मार्च, जिसको हम लोग दांडी मार्च भी कहते हैं, क्योंकि ये जहां पर जा रहे थे उस स्थान का नाम था दांडी और दांडी तक चलने के रास्ता के लिए दांडी मार्च कहा जाता है। नमक मार्च, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। 1930 का समय था। गांधी जी ने घोषणा किया कि वे नमक कानून को तोड़ने के लिए एक मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। मार्च का मतलब नमक कानून को तोड़ने के लिए चलना। उन्होंने साबरमती आश्रम से गुजरात के तटीय शहर दांडी, ठीक है, कहां से कहां तक, साबरमती आश्रम एक स्थान है, ठीक है, महात्मा गांधी इसी आश्रम में रहते थे, और दूसरा जो है दांडी, तो ये आपको दिखा देते हैं मैप में, आप देख सकते हैं अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। यहाँ से वो चलते 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 यहाँ आएंगे दांडी, तो दांडी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। और इस दांडी तक के सफर को क्या कहा गया, इस सफर को कहा गया नमक आंदोलन, नमक आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कब शुरू हुआ था, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था। तो 12 मार्च को ये आंदोलन शुरू होता है और 6 अप्रैल तक ये आंदोलन चलता है। बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से चलता है और ऐसा लगने लगा था एक समय से कि महात्मा गांधी क्या करेंगे, इसी आंदोलन से देश को आजादी दिला देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जगह से जैसे कि जाते गुजरते हैं और इन सभी जगहों से गुजरने का लक्ष्य ये था कि जहां जहां जाएंगे वहां वहां लोगों को बताएंगे कि कैसे आप जो है असहयोग आंदोलन कर सकते हैं, कैसे सही के रास्ते पर चल करके अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने एक लंबा रूट चुना था, लगभग इसे 240 किलोमीटर का सफर था और इसे 24 दिनों में कंप्लीट किया गया था। तो बहुत ही लंबा सफर था और इस लंबे सफर को तय करने में बहुत ही ज्यादा समय लगा। समय लेने का भी कारण था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए कि ये आंदोलन आखिरकार है क्या और इससे क्या हमें लाभ मिलेगा और आगे आंदोलन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो इसके लिए ठीक है, समझ में आ गया। साबरमती आश्रम से कहां तक जाएंगे, दांडी तक जाएंगे, जो दांडी समुद्र के किनारे हैं। समुद्र के किनारे पर जाने वाले यहाँ से वो क्या करेंगे, प्राकृतिक नमक को इकट्ठा करेंगे। समुद्र के पानी से नमक बनता है तो समुद्र के पानी से वो नमक बनाएंगे। नमक पैदा करने के लिए समुद्र के पानी को उबालकर सरकारी कानून को क्या करेगा, तोड़ा जाएगा। क्योंकि अभी बोल चुके हैं कि कानून को तोड़ने के लिए बात किया गया। यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित करता है। तो यहाँ से कौन सा आंदोलन का शुरुआत हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कर दिया गया। अब एक बात, मेरी बात समझिए कि एक सवाल हमारे परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि आखिरकार नमक को काहे चुना गया, क्या कारण था कि नमक को लिया गया। तो देखिए, हम सभी जानते हैं जो नमक है वो अमीर भी खाता है और गरीब भी खाता है। तो नमक क्या होगा, अमीर, इस नमक में सबको टैक्स लग रहा है, अमीर आदमी को भी गरीब आदमी को भी टैक्स लग रहा है। तो नमक के लिए गरीब आदमी भी साथ देंगे और जो अमीर व्यक्ति है वह भी क्या करेंगे, साथ देंगे। क्योंकि इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य यही था कि लोगों में एकजुटता लाना, सही तरीके से
क्योंकि आंदोलन का सही मतलब लोग समझ नहीं पा रहे थे। गांधी जी कुछ और बोल रहे हैं, लोग कुछ और समझ रहे हैं। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों ने सोचने लगा कि गांधी राज साबित स्टेब्लिश हो गया, अब गांधी जी का राज हो गया, अंग्रेज चले गए। लोगों ने ये सोचने लगा, लोगों ने अंग्रेजों को मारने पीटने लगा, अंग्रेजों के काम छोड़ने लगे, भागने लगे। यहाँ तक कि जो मजदूर थे बगानों में काम करने वाले वो भागने लगे थे। लेकिन पूरे देश में कह सकते हैं आंदोलन चल रहा था, और इस आंदोलन की वजह से जो क्षेत्र था, क्षेत्र की अगर बात करें पूरे भारत में आंदोलन चल रहा था, रेलवे बंद था, लोग भाग ही नहीं पाए। अंग्रेज ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पकड़ा, उसको दौड़ा दौड़ा कर मार दिया था। तो आप समझ सकते हैं कितना खराब स्थिति था उस समय। और इसीलिए साथ लाने के लिए गरीबों को, अमीरों को उन्होंने नमक का रास्ता चुना कि अब आपको साथ लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने नमक को चुना था। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि नमक को क्यों चुना था, तो इसका मेन कारण यही है, लोगों में एकता, गरीबी और अमीरी को साथ लाने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा चुना था, नमक का रास्ता चुना था। तो नमक सत्याग्रह आपको समझ में आ गया। और महात्मा गांधी दांडी पहुंचे कब, 6 अप्रैल को, और उन्होंने इस आंदोलन की मदद से पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी है। और पहला ये नियम कानून जो था महात्मा गांधी ने तोड़ा था। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। वर्ष 1931 का समय आता है और एक संघर्ष विराम होता है। संघर्ष विराम क्यों होता है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे और गांधी जी। तो गांधी जी और जो इरविन थे इनके बीच में संधि हो जाता है, समझौता, कि हाँ हम आपकी बात को क्या करेंगे, मान लेंगे। उनकी बात को स्वीकार कर लिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, तब जाकर के महात्मा गांधी आंदोलन को छोड़ देते हैं कि आप जो बोलिएगा वही करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन, तो भारत का जो कांग्रेस के जो नेता थे वह सभी नेता कहाँ पर जाते हैं, लंदन जाते हैं, और लंदन में गोलमेज सम्मेलन पर क्या करते हैं, बैठते हैं। गोलमेज सम्मेलन होता है कि आप समझिए कि ये कुर्सी लगा हुआ है और चारों तरफ लोग क्या बैठे हुए हैं, और इसमें भी महात्मा गांधी जाकर के बैठेंगे और वहाँ की जो क्वीन है, राजा है, उससे बोलेंगे कि भारत में ये समस्या है और इस समस्या का हमें समाधान दीजिए। किंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ा समस्या हो गया। समस्या ये हुआ कि महात्मा गांधी ने आंदोलन भी वापस ले लिया, गोलमेज सम्मेलन भी हो गया, लेकिन वहां पर जो प्रतिनिधि गए थे, सरोजनी नायडू भी गई थी, और उनका एक बात नहीं सुना गया, महात्मा गांधी का भी एक बात नहीं सुना गया। उसमें हिस्सा तो लिए लेकिन उनका कोई भी बात सुना नहीं गया, यहाँ तक कि उनसे बात भी नहीं किया गया। तो इससे महात्मा गांधी वापस लौटे और उन्होंने बोला अब हम क्या करेंगे। फिर से लंदन से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने फिर से बोला हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन चूंकि सब लोगों को ये पता चल चुका है कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच में संधि हो गया है, अब आंदोलन नहीं करेंगे, हमें सारी चीजें मिल जाएगा फ्री में ही बिना आंदोलन किए, इसलिए सारे लोग सुस्त पड़ गए। और अब जब महात्मा गांधी वापस लौटे और फिर से उन्होंने आंदोलन करने की सोचा, तो ये आंदोलन फिर से नहीं हो पाया, क्योंकि अब लोग ढीला पड़ चुके थे। 1 वर्ष से अधिक समय तक यह आंदोलन जारी रहा, धीरे धीरे जारी रहा, किंतु वर्ष 1934 तक इसने अपनी शक्ति को क्या कर दिया था, खो दिया था, क्योंकि लोग सुस्त पड़ चुके थे, और इसलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को भी वापस ले लिया। 1934 के बाद महात्मा बोलते हैं भारत में छोटे मोटे और भी आंदोलन होते रहे, बहुत सारे विद्रोह भी हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो विद्रोह होता है वह होता है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका जिक्र महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। तो महात्मा गांधी ने 1942 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निर्णय लेते हैं और बोलते हैं कि अब हमें आज़ादी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, और इसीलिए उन्होंने शुरुआत कर दिया सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध चलता है 1939 से लेकर के 1945 तक में। चूंकि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने ये बोला था, आप देखिए पूरी दुनिया में 2 विश्व युद्ध होता है। जो पहला विश्व युद्ध है जिसे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार समझते हैं ना आप लोग। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक होता है, ठीक है। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक होता है, और इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बोला था कि भारत के नागरिकों को अगर आप हमारा साथ दीजिएगा तो हम क्या करेंगे, आपको आजाद कर देंगे। लेकिन महात्मा जो अंग्रेज थे वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं और फिर से हमें आज़ादी नहीं देते हैं, क्योंकि अंग्रेज भी बुरी तरह से फंस चुके थे। और इससे पहले कि अंग्रेज
अपने फंसे हुए जंगल से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार पाते हैं, बिखर पाते हैं और वो बाहर निकल पाते। पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 1939 से 1945 तक, इसलिए अंग्रेज हमें आज़ाद नहीं कर पाए। और फिर हमने बोला कि उन्हें इससे द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप के साथ साथ भारत में राष्ट्रवादी संघर्ष जो है वो अंतिम अपने महत्वपूर्ण चरण पर प्रवेश कर चुका था। क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ये विफल हो गया, खराब हो गया। क्रिप्स मिशन जो था एक तरह का मिशन था जिसमें बोला गया था कि भारत में जो है बदलाव करेंगे और भारत में राजनीतिक बदलाव करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने संबंधी ब्रिटिश जो है वो अनिच्छा थी। मतलब भारत में सत्ता हस्तांतरित का मतलब अब जो ब्रिटिश के सरकार है वो क्या करेगी, अपने हाथ में सत्ता नहीं रखेगा, कोई भी उसका जो नागरिक है वो बड़ा बड़ा लीडर नहीं रहेगा, केवल भारत के लोग के हाथ में पावर रहेगा। लेकिन ये खत्म हो गया, वो अनिच्छा हो गया। अनिच्छा का मतलब होता है कि अब उनको लगा कि हम ये नहीं करेंगे। और दो कारण है, पहला क्रिप्स मिशन की विफलता और दूसरा है सत्ता हस्तांतरित में अनिच्छा। इन दोनों कारणों से और उस समय ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा हिंदू एवं मुसलमान के बीच कलह का मतलब होता है लड़ाई करवाना, बढ़ावा देने वाली रूढ़िवादी और सांप्रदायिक ताकतों को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। और इन्हीं सबसे परेशान होकर के गांधी जी ने वर्ष 1942 में तत्काल ब्रिटिश वापसी की मांग कर दी। बोला कि नहीं, अब आपको ब्रिटिश सरकार को वापस जाना पड़ेगा। और इसी जो मांग है इसी को क्या कहा गया, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 में। और इसी के बाद अंग्रेजों को पूरी तरह से खदेड़ कर भारत से बाहर किया गया। न केवल महात्मा गांधी बल्कि भारत के बहुत सारे और भी स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, रानी लक्ष्मीबाई, इन सबों ने भी आगे बहुत सारा योगदान दिया था। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई तो 1857 के युद्ध में ही शहीद हो गए थे, लेकिन इन सब का भी योगदान बहुत ही ज्यादा रहा है। ऐसा हम नहीं कह सकते, भूल नहीं सकते हैं। इनका जो बलिदान है, इनकी कुर्बानियों को केवल महात्मा गांधी के नाम पर ही हम आज़ादी का श्रेय नहीं ले सकते हैं। बाकी सभी लोगों ने बहुत ही बखूबी योगदान दिया, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो भगत सिंह हो, या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, या उस समय के महान नेता जवाहरलाल नेहरू जी हो। इन सभी का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा योगदान है गांधी जी के अलावे भी। तो इन सभी के अलावा हमारा देश क्या होता है, आजाद होता है। आपको एक और बात बता देते हैं, ये जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है इसी को एक और नाम दे देते हैं और वह है अगस्त क्रांति। तो ये 1942 में जो क्रांति होता है उसी को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो कितना तारीख को एग्जैक्ट डेट जो है वो 8 अगस्त 1942 है और जगह है ग्वालिया टैंक का मैदान से, जो कहाँ पर मौजूद है, मुंबई मौजूद है। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और यहाँ से क्या होते हैं, 8 अगस्त 1947 को ये जो है आंदोलन शुरू होता है। कहता है कि 8 अगस्त में शुरुआत हुआ और अगले ही दिन कांग्रेस के सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को भी कैद कर लिया गया था। आंदोलन के दौरान देश भर में प्रदर्शन हुए, ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी हुई, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन फिर भी हमने जो है समर्पण नहीं किया और हमने हर परिस्थिति में साथ दिया और फिर जाकर के भारत को आज़ादी मिली है। तो इस तरह से ये सारे जो थे कौन से योगदान थे, महात्मा गांधी के आंदोलन में यानी भारत की आज़ादी के लिए योगदान था। लेकिन महात्मा गांधी ने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए थे। जैसे कि उस समय समाज में जातिवाद बहुत ज्यादा था और जातिवाद को खत्म करने के लिए छूत अछूत की व्यवस्था थी। उस छूत अछूत की व्यवस्था को खत्म करने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए थे। पहले तो अंबेडकर और गांधी जी की बात में चल नहीं रहा था, क्योंकि अंबेडकर जी, जिसे भीमराव अंबेडकर कहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है भारत में समाज और जातिवाद को खत्म करने में। तो पहले तो गांधी जी और जो अंबेडकर जी थे वो साथ में नहीं थे, लेकिन बाद में ये दोनों साथ में आते हैं और इस तरह से इन दोनों के बीच में एक समझौता भी होता है। तो जो तथाकथित अछूतों के उत्थान के लिए सभी महत्वपूर्ण कार्य किए और अछूतों को एक नया नाम दिया, और वो क्या नाम दिया गया, हरिजन। तो पहले तो उन्हें अछूत कहा जाता था, लेकिन बाद में इन्हें हरिजन कहा गया, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की संतान। सितंबर 1932 में B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में समझौता होता है कि हाँ, हमें इनके विषय में भी सोचना पड़ेगा, और उस समझौता का नाम होता है पूना पैक्ट। तो आत्मनिर्भरता का उनका प्रतीक चरखा जो था उनका, आत्मनिर्भर मतलब कि हम खुद से कमाएंगे, खुद से खाएंगे, यही प्रतीक था चरखा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का लोकप्रिय चिन्ह बन गया और उन्होंने लोगों को शांत करने और हिंदू मुसलमान दंगों को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये इनके सामाजिक कार्य हैं।
क्योंकि देश में विभाजन से पहले जो है दोनों समुदाय के बीच ताकत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो दोनों को एक भी किए थे। 1942 में उन्होंने महाराष्ट्र के वार्धा में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना भी किए थे। और इस संगठन का क्या उद्देश्य था? इस संगठन का उद्देश्य था हिंदू और उर्दू के बीच में एक संपर्क भाषा हिंदुस्तानी को बढ़ावा देना था। अब इनकी कुछ किताबें, महत्वपूर्ण किताबें, तो पहली जो किताब है वो हिंद स्वराज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दोनों ही इनकी आत्मकथा है, तो याद रखिएगा। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार के इनकी हत्या कर देते हैं और इसके बाद महात्मा गांधी देश के लिए शहीद हो जाते हैं। 30 जनवरी को देश भर में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन आप ये याद रखिए, ना केवल हम लोग 30 जनवरी को बल्कि इनके अलावे भी अलग अलग तरीके से शहीद दिवस मनाते हैं। जिस समय राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव ये सभी शहीद हुए थे, उनके दिवस को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड मैंने सभी आंदोलन कवर अप किए। कैसा लगा आपको वीडियो? ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसको मैंने ज्यादा से ज्यादा कवर अप करने का कोशिश किया कि महात्मा गांधी कौन थे और इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए। न केवल महात्मा गांधी बल्कि और भी कई व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग किया है और उनकी भी छवियों के लिए परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार के सवाल बनते हैं। तो ऐसे ही मैं और भी वीडियोज लाऊंगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर आपको डाउट होता है तो उसके लिए मैंने एक अलग से चैनल बनाया है जिसका नाम है अभी क्लासेस डाउट्स। तो जाइए चैनल पे सर्च कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स और उस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर डाउट्स नहीं रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर डाउट है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, चाहे अभी क्लासेस में या अभी क्लासेस डाउट में। हम आपके प्रत्येक सवाल का एक एक स्पेशल वीडियोज अभी क्लासेस डाउट्स में भी डाल देंगे। परीक्षाओं में सवाल किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, मैं उस दृष्टि से सवालों का जवाब लिखता हूँ। एक बार आप जाइए, उसको विजिट कीजिए और देख के बताइए कि कैसा वीडियोज है। और अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी आप हमें कह सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।